दोस्तों हमारी लिस्ट का अगला मल्टीबैगर स्टॉक भी बैंकिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड है और वो है कोटक महिंद्रा बैंक। एचडीएफसी बैंक के जितना ही मैं कहूंगा उतना ही रेप्यूटेड, उतना ही वेल गवर्न्ड बैंक है, उतनी ही अच्छी इसकी कैपिटल एलोकेशन स्ट्रैटेजी रही है पास्ट में। कोटक महिंद्रा बैंक की अगर बात करें तो रिलेटिवली एचडीएफसी बैंक वगैरह के से जब कंपेयर किया जाएगा तो कोटक महिंद्रा बैंक बैंकिंग सेक्टर में एक रिलेटिवली न्यूअर प्लेयर है। हालांकि इसकी भी हिस्ट्री रही है, 10 साल हो गए इसको करीबन, लेकिन फिर भी अगर कंपेयर किया जाएगा तो एचडीएफसी बैंक से थोड़ी ब्रीफ हिस्ट्री रही है इसकी, कोटक महिंद्रा बैंक की। यहाँ पे नजर डालते हैं कि कार लोन्स में, जस्ट एक एग्जांपल के लिए, कि कार लोन्स में मार्केट शेयर देखें कि किस बैंक की कितनी मार्केट शेयर है। सबसे बड़ा मार्केट शेयर आप यहाँ पे देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक का है। उसके बाद एसबीआई का है। एसबीआई ऑब्वियसली पीएसयू बैंक्स में नंबर 1 बैंक है, ये भी बहुत अच्छी बैंक है, लेकिन चूंकि ये पीएसयू बैंक है इसलिए मुझे इन्वेस्टमेंट के रेस्पेक्ट से उतनी अच्छी नहीं लगती। लेकिन अगर आप नंबर ऑफ ब्रांचेस, नंबर ऑफ एटीएम, मार्केट शेयर के हिसाब से देखें तो एसबीआई बहुत बड़ा बैंक है, नो डाउट। यहाँ पे कार लोन्स में अगर मार्केट शेयर की बात करें तो सबसे ऊपर है एचडीएफसी बैंक, फिर आता है एसबीआई और उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है कोटक महिंद्रा बैंक। तो आप देख सकते हैं कि काफी सारे सेक्टर्स में ये अपनी फोरे कर रहा है। इसकी जो इतनी प्रूडेंट कैपिटल एलोकेशन स्ट्रेटेजी रहती है, इसकी बहुत ही लो रिस्क लोन्स देता है, ये रिटेल बैंकिंग पे ज्यादा फोकस करता है, तो उसके कारण इस बैंक की कैपिटल एलोकेशन पिछले कई सालों में बहुत अच्छी रही है। अब कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर की बहुत सारी एंटिटीज आ जाती हैं। आपको पता होगा कि कोटक की एक एएमसी भी है, कोटक के म्यूचुअल फंड्स भी हम यूज करते हैं, राइट। तो कोटक महिंद्रा बैंक उसकी ओनर है, उसकी पेरेंट है कोटक महिंद्रा बैंक। तो अगर यहाँ पे प्रॉफिट ब्रेकअप की बात करें तो 61% प्रॉफिट्स इसको आते हैं अपनी बैंकिंग सर्विसेज से, जो बैंक की कोर बिजनेस है उससे 61% प्रॉफिट्स आते हैं। फिर एएमसी बिजनेस जो एसेट मैनेजमेंट बिजनेस है इसका, उससे करीबन 8% आते हैं। कोटक महिंद्रा प्राइम बिजनेस से 17%, और फिर देख सकते हैं कि कोटक सिक्योरिटीज जो डीमैट अकाउंट्स वगैरह भी मेंटेन करते हैं कोटक बैंक में, तो उससे करीबन 10% प्रॉफिट्स आते हैं। तो यहाँ पे आपको ब्रेकअप का थोड़ा अंदाजा लग जाता है कि किस मार्केट शेयर से, किस बिजनेस से इस बैंक को प्रॉफिट्स आते हैं। और यहां से आपको एक और अंदाजा लगता है कि इस बैंक की, कोटक महिंद्रा बैंक की कितनी सारी जो अनलिस्टेड एंटिटीज हैं, जैसे कि कोटक एएमसी, फिर कोटक सिक्योरिटीज, ये सारी जो एंटिटीज हैं जो अनलिस्टेड हैं, उसमें कितनी वैल्यू अनलॉक होनी अभी बाकी है। अगर वो लोग लिस्ट होते हैं आगे चल के, लिस्ट, मुझे लगता है कि काफी पॉसिबिलिटी उन लोगों में से काफी सारी बिजनेसेस लिस्ट हो सकती हैं। तो वो जब लिस्ट होंगी तो कितनी जो वैल्यू अनलॉक होगी, तो उससे कितना फायदा होगा कोटक महिंद्रा बैंक को, क्योंकि ये उन सभी बिजनेसेस की पेरेंट कंपनी है। इसकी अगर हिस्टोरिकल प्राइस परफॉर्मेंस की बात करें, प्राइस मूवमेंट की बात करें, तो 16 सालों में इस स्टॉक ने आपको 7000% से भी ज्यादा के एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिए हैं, जबकि सेक्टर ने दिए हैं करीबन 900% के रिटर्न और निफ्टी ने दिए हैं करीबन 600% के एब्सोल्यूट रिटर्न। तो यहां पे भी आप इजीली देख सकते हैं कि कैसे इसने अपने सेक्टर और निफ्टी दोनों को ही कॉम्प्रिहेंसिवली बीट किया इन टर्म्स ऑफ प्राइस परफॉर्मेंस इन द पास्ट सो मेनी ईयर्स। अगर 16 साल पहले आपने इसमें 1 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट करा होता तो आज उसकी वैल्यू होती करीबन 75 लाख के आसपास। तो 16 सालों में इस स्टॉक ने आपके कैपिटल को ऑलमोस्ट 75 टाइम्स अप्रिशिएट कर दिया है, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छा आउट परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छी हैंडसम हेल्दी रिटर्न है। दोस्तों हमारा अगला मल्टीबैगर स्टॉक बीएफएसआई सेक्टर से रिलेटेड है और वो है लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर का मार्केट लीडर, प्राइवेट सेक्टर में मार्केट लीडर एचडीएफसी लाइफ। और वैसे तो लाइफ इंश्योरेंस में भी काफी सारे लिस्टेड प्लेयर्स हैं, और वैसे भी इन जनरल अगर देखा जाए तो बीएफएसआई सेक्टर के बहुत सारे स्टॉक्स लिस्टेड हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप सेक्टर में। लेकिन हमने यहाँ पे बहुत ही डिस्टिल करके, बहुत ही चुन के कुछ ही स्टॉक्स तक इसको रखा है, क्योंकि मेरा पर्पज ये है कि आप स्टॉक्स को अच्छे से समझ पाए। ओवर डाइवर्सिफिकेशन के कारण आपकी जो रिटर्न्स है वो डाइल्यूट ना हो जाए। आप ऐसी ही बिजनेस में इन्वेस्ट करें जिन पे आपको पूरा भरोसा है, जिन्होंने पास्ट में भी अच्छा रिटर्न परफॉर्मेंस दिया है और उनकी फंडामेंटल्स इतनी स्ट्रांग है कि फ्यूचर में भी उनकी एक्सपेक्टेशंस ऐसी रखी जा सकती हैं, रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस, की वो अच्छा परफॉर्म करते रहेंगे। इसलिए हमने कुछ चुनिंदा स्टॉक्स की यहाँ पे बात की है। तो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में भी आप देखें कि बहुत सारे लिस्टेड प्लेयर्स हैं, आईसीआईसीआई प्रू है, एसबीआई लाइफ लिस्टेड है, लेकिन हमने बात करी है केवल एचडीएफसी लाइफ की। यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस से केवल एक ही स्टॉक को पिक किया है और वो है एचडीएफसी लाइफ। ऐसा क्यों है, लेट्स डिस्कस। तो अगर लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस की टोटल अगर मार्केट शेयर की बात करें तो सबसे बड़ी बिजनेस अभी भी एलआईसी के पास है। आपको पता हो कि लाइफ इंश्योरेंस को जाना ही जाता था एलआईसी के नाम से। लोग ये नहीं कहते थे कि मैं लाइफ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस ले रहा हूं, लोग कहते थे कि मैं एलआईसी पॉलिसी ले रहा हूं। तो एलआईसी वाज सिनोनिमस विद लाइफ इंश्योरेंस। दूसरे नंबर पे आता है एसबीआई लाइफ, जो कि एक और पीएसयू लिस्टेड कंपनी है। और प्राइवेट प्लेयर्स में आप देखें तो प्राइवेट प्लेयर्स में सबसे बड़ी मार्केट शेयर है एचडीएफसी लाइफ की, उसके बाद आता है बजाज एलियांज और फिर बाकी के प्लेयर्स आते हैं।
तो आपको समझ में आता है कि प्राइवेट प्लेयर्स की जब बात करें, और हिस्टोरिकली आपने देखा होगा कि पिछले 5-8 सालों में प्राइवेट प्लेयर्स ने बहुत सारा मार्केट शेयर कैप्चर किया है फ्रॉम पब्लिक सेक्टर प्लेयर्स। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो प्राइवेट प्लेयर्स की जो ऑप्शंस होती हैं, जो ऑफरिंग्स होती हैं, जो प्रोडक्ट्स होते हैं, वो बेटर होते हैं इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। एलआईसी वैसे तो सबसे बड़ा प्लेयर है और इसके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं मार्केट में, एजेंट्स हैं, वो भी सबसे ज्यादा हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एजेंट्स। और सबसे ज्यादा विश्वास भी अभी भी कहा जाए तो एलआईसी पे ही है लोगों को। लेकिन जैसे जैसे लोग फाइनेंशियली अवेयर हो रहे हैं, उनकी नॉलेज बढ़ रही है अबाउट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, वो केवल आंख बंद करके एलआईसी पॉलिसी नहीं ले रहे हैं, वो कंपेयर कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि किस प्रोडक्ट की क्या बेनिफिट्स हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो वो सब कंपेयर करके जब वो पॉलिसी ले रहे हैं, तो वो प्राइवेट प्लेयर्स के प्रोडक्ट्स को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि उसमें सिंपल सी बात है कि कोई जो प्रोडक्ट है वो फाइनेंशियली इट मेक्स मोर सेंस, इट इज मोर लॉजिकल। इफ अ प्रोडक्ट इज मोर लॉजिकल फाइनेंशियली, तो लोग उसको प्रेफर करते हैं। और यूजुअली ऐसा देखा जाता है कि जो प्राइवेट प्लेयर्स के ऑप्शंस होते हैं, प्राइवेट प्लेयर्स जो प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, ऑफर करते हैं, वो बेटर होते हैं पीएसयू प्लेयर्स से। तो एलआईसी की जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे लोग थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके, ये अचानक से नहीं होगा क्योंकि एलआईसी की इतनी बड़ी मार्केट ग्रिप है इंडिया के अंदर, तो धीरे धीरे करके हर साल आप देखेंगे, आप कहीं पे भी कंपेयर कर सकते हैं कि हर साल जो है मार्केट शेयर कम होती जा रही है एलआईसी की। और धीरे धीरे करके मेरा ऐसा भरोसा है कि आगे चल के प्राइवेट प्लेयर जो हैं उसकी मार्केट शेयर धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, बिकॉज उनके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं। यहाँ पे पिछले 2 सालों का यहाँ पे कंपैरिजन भी यहाँ पे दिखाया हुआ है कि एचडीएफसी लाइफ ने 44% की एयूएम चेंज दिखाई। तो जितने भी लोग टर्म इंश्योरेंस करवा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, उसकी सबसे बड़ी ग्रोथ हुई है 44% की एचडीएफसी लाइफ के अंदर। और आप देख सकते हैं कि बाकी सारे प्लेयर्स ने उससे कम ग्रोथ दिखाई है पिछले 2 सालों में। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि पिछले 5 सालों में कैसे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एचडीएफसी लाइफ की बढ़ती रही है। और इससे भी ज्यादा आप हिस्ट्री में जाके चेक कर सकते हैं, इसकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, रेवेन्यूज वगैरह हर साल क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर बढ़ती जा रही है। इस चार्ट में हमने देखा था कि टोटल मार्केट शेयर यानी कि पब्लिक और प्राइवेट सबको अगर मिला दे तो एचडीएफसी लाइफ की करीबन 10% की मार्केट शेयर थी। लेकिन केवल अगर प्राइवेट इंश्योरेंस की बात करें, प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस की, तो उसमें 22% की मार्केट शेयर है एचडीएफसी लाइफ की। जो न्यू बिजनेस लाते हैं एचडीएफसी लाइफ, उसकी जो मार्जिन है वो 26% है एचडीएफसी लाइफ की, विच इज द हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री। तो एज एन इन्वेस्टर ये आपको काफी प्रॉमिसिंग लगेगा, ये आपको काफी अच्छा लगेगा, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन होगी उसकी अर्निंग्स की कंपाउंडिंग और उसकी स्टॉक प्राइस की कंपाउंडिंग उतनी ही तेज होगी। और वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस, जो ये न्यू बिजनेस ला रहे हैं, उसकी कैगर यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट 27% की रही है ओवर द लास्ट 5 ईयर्स। तो ये आपको दिखाता है कि कितनी शानदार कंपनी है, कितनी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनी है, और एचडीएफसी ग्रुप को बिलोंग करती है। तो लोगों का इतना भरोसा है कि लोग आंख बंद करके भी इसकी पॉलिसीज में भरोसा करते हैं और समझते हैं कि अगर वो उन्होंने एचडीएफसी लाइफ की पॉलिसीज ली हैं तो उन्हें सेटलमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और जरूरत के समय उन्हें पैसे मिल जाएंगे। इसलिए एचडीएफसी लाइफ पे बहुत भरोसा है लोगों का। इसलिए इसकी जो प्रॉफिट मार्जिन है और इसकी जो मार्केट शेयर है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, हर साल बढ़ती जा रही है। एचडीएफसी लाइफ के स्टॉक की लिस्टिंग बहुत पुरानी नहीं है, करीबन 2-2.5 साल पहले ही इसकी लिस्टिंग हुई थी। तो बहुत लंबी हिस्ट्री नहीं है इसकी स्टॉक परफॉर्मेंस की, लेकिन उन 2.5 सालों में इसने आपको 68% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स पॉजिटिव दिए हैं, जबकि सेक्टर रहा है नेगेटिव 21% और निफ्टी रहा है पॉजिटिव 5%। तो निफ्टी और सेक्टर दोनों को ही बहुत ही ह्यूज वाइड मार्जिन से इसने आउट परफॉर्म किया ओवर द लास्ट 2.5 ईयर्स। अगर आपने इसमें 2.5 साल पहले करीबन 1 लाख की लमसम इन्वेस्टमेंट करी होती तो आज उसकी वैल्यू होती 1,70,000। तो डिस्पाइट द टर्बुलेंस, डिस्पाइट द नेगेटिविटी इन द मार्केट, डिस्पाइट द चैलेंजेस इन द स्टॉक मार्केट, इसने आपके कैपिटल को अप्रिशिएट ही किया है, प्रिजर्व तो किया ही है, साथ ही साथ अप्रिशिएट भी किया है। करीबन 70% की एब्सोल्यूट रिटर्न है 2.5 सालों में, विच इज स्टिल वेरी हैंडसम गिवन द मार्केट कंडीशंस। दोस्तों, हमारा अगला मल्टी बैगर स्टॉक है पेंट इंडस्ट्री में इंडिया का मार्केट लीडर एशियन पेंट्स। आप यहाँ पे इस पाई चार्ट में देख सकते हैं पेंट इंडस्ट्री में एशियन पेंट्स की मार्केट शेयर करीबन 53% है। तो हाफ से भी ज्यादा, मोर देन हाफ ऑफ द इंडस्ट्री मार्केट शेयर इज विथ एशियन पेंट्स। और इसकी ऑपरेशंस केवल इंडिया में ही नहीं, आप देख सकते हैं कि मिडिल ईस्ट में, इजिप्ट में, इथियोपिया में, साउथ एशिया में और पैसिफिक आइलैंड्स में, तो बहुत सारी कंट्रीज में एशियन पेंट्स ने अपने, ऑब्वियसली सबसे पहले तो सबसे बड़ी इसकी जो बिजनेस है वो इंडिया के अंदर ही है। ये इंडियन कंपनी है, इसकी इस्टेब्लिशमेंट इंडिया में ही हुई थी, तो ऑब्वियसली ये इंडिया में ऑपरेशन इसका सबसे बड़ा है, बट और भी कई सारी कंट्रीज को ये केटर करता है। और बहुत ही इसकी जो प्रोसेस है, जब इसके बारे में आप और जानेंगे, इस पर डेडिकेटेड मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। इन सभी स्टॉक्स पे एक्चुअली मैं एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियोस हर एक के लिए बनाऊंगा, उसमें हम और डिटेल में चर्चा करेंगे
बट क्विकली आपको मैं हिस्ट्री और कुछ पर्सपेक्टिव यहाँ देना चाहता हूँ ताकि आप हर स्टॉक्स की जो हिस्ट्री है और उनकी जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है उसको क्विकली समझ पाए और ये समझ पाए कि इन सभी स्टॉक्स को हमने क्यों यहाँ पे इंक्लूड किया है और इन्हीं स्टॉक्स को क्यों इंक्लूड किया है, बाकियों को क्यों नहीं किया है। तो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी सारे इसके प्रोडक्ट्स हैं, सारे रिलेटेड टू होम इंप्रूवमेंट या फिर इंडस्ट्रियल पेंट्स में भी ये है। तो उन सभी से रिलेटेड जैसे कि इंटीरियर वॉल पेंट्स हैं, एक्सटीरियर वॉल पेंट्स हैं, वुड फिनिशेस हैं, मेटल फिनिशेस हैं, यहाँ तक कि रिसेंट टाइम्स में वाटर प्रूफिंग में भी एशियन पेंट्स ने सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने शुरू कर दिए। फिर एडिसिव्स आपको पता होगा सबसे बड़ी कंपनी एडिसिव्स में पिडीलाइट है जो फेविकॉल का ब्रांड है, लेकिन एडिसिव्स की कुछ सॉल्यूशंस, एडिसिव्स के कुछ प्रोडक्ट्स एशियन पेंट्स ने भी ऑफर करना शुरू कर दिया है। फिर पेंटिंग टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स इक्विपमेंट्स, इसका मतलब यह है कि अब एशियन पेंट्स ये भी समझ गया है कि जो कोविड टाइम्स के चलते जो चैलेंजेस आए हैं कंट्री के अंदर, लोग लेबर को उतना नहीं इनवाइट कर रहे हैं अपने घर के अंदर, तो बहुत सारे डीआईवाई प्रोडक्ट्स, डू इट योरसेल्फ प्रोडक्ट्स, जिससे कि आप खुद पेंट कर सकते हैं, खुद थोड़ी कुछ मेंटेनेंस वगैरह है तो आप खुद हैंडल कर सकते हैं। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स इसके आने लगे हैं जो डीआईवाई प्रोडक्ट्स हैं, जो हम अभी कुछ मिनट में देखने भी वाले हैं कि कौन से प्रोडक्ट्स हैं वैसे। फिर ये बात आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी इंप्रेसिव है। एशियन पेंट्स इज ट्वाइस एज बिग एज ऑल द अदर पेंट कंपनीज कंबाइंड। बाकी सारी कंपनीज को अगर कंबाइन कर दें, जोड़ दें उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन, उनके सेल्स, रेवेन्यू, किसी भी चीज के नंबर, उनसे भी डबल से भी ज्यादा है एशियन पेंट्स की साइज। उनकी डबल साइज है एशियन पेंट्स की। आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन करीबन 1,20,000 करोड़ का है एशियन पेंट्स का। और यहाँ पे सेकंड जो प्लेयर है, सेकंड मार्केट लीडर, वो है बर्जर पेंट्स, फिर कांसाई नेरोलैक और एक्जो नोबल। तो 4 प्लेयर्स मोस्टली इंडिया के अंदर हैं। फिर छोटे मोटे अलग शालीमार पेंट्स वगैरह अलग से हैं, बट मोस्टली ये 4 बड़े प्लेयर हैं। उसमें से सबसे बड़ा प्लेयर, मोर देन डबल द साइज ऑफ रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स, एशियन पेंट्स है। तो कितनी बड़ी इसकी ऑपरेशन है, कितनी लार्ज स्केल की कंपनी है, आप समझ सकते हैं इससे। आप देख सकते हैं कि क्या इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, और यही मैं एक्चुअली पहले एल्यूड कर रहा था, इस चीज की बात कर रहा था कि इसकी जो ऑपरेशंस हैं और इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन और मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क है इतनी तगड़ी है, इतनी डेटा ड्रिवन है इसकी ऑपरेशंस। हम जब एक सेपरेट वीडियो देखेंगे एशियन पेंट्स पे तो इसमें और भी डिटेल में चर्चा करेंगे कि इनकी क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, क्या बात है कि एशियन पेंट्स की इतनी बड़ी डोमिनेशन है इंडियन पेंट मार्केट में। तो उन सभी चीजों की हम उसमें चर्चा करेंगे, बट अभी के लिए आप यही समझिए कि इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, खास करके इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन मेथोडोलॉजी है, जो एल्गोरिदम है, इतनी तगड़ी है कि किसी भी कंपनी के लिए इसको ओवरटेक करना, इसको डिस्प्लेस करना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है अभी के डेट में। इसकी ऑल ओवर द कंट्री करीबन 135 डेपोज हैं, 55,000 डीलर्स हैं, तो काफी सारे नंबर्स ऑफ डीलर्स हैं। टिंटिंग मशीन्स 43,000 की हैं, और कलर आइडिया शोरूम्स, जो छोटे छोटे शोरूम्स होते हैं जहां पे आप जाके बात कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या आपके लिए सॉल्यूशंस बेस्ट रहेंगे, वैसे इसके 380 शोरूम्स भी हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन से सेक्टर्स में ये पेंट प्रोवाइड करता है, पेंट की सॉल्यूशंस देता है। इंडस्ट्रियल पेंट्स, जैसा हमने इस बारे में बात की, इंडस्ट्रियल पेंट्स और ऑटोमोबाइल पेंट्स में बहुत सारी सॉल्यूशंस हैं, बहुत सारे कंपनीज को ये केटर करता है। डेकोरेटिव पेंट्स तो हम आप जो जिससे सबसे ज्यादा फेमिलियर है वो डेकोरेटिव पेंट्स हैं, जो हम अपने घर में, अपनी बिल्डिंग्स में इस्तेमाल करते हैं, वो डेकोरेटिव पेंट्स के अंदर आ जाते हैं। और फिर एंसिलरीज जैसे कि प्राइमर्स, स्टेन्स, फिलर्स वगैरह हो गए, तो एंसिलरी प्रोडक्ट्स जो थिनर वगैरह होते हैं या प्राइमर्स होते हैं, वो प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड करता है एशियन पेंट्स। आप वर्ल्ड की, यहाँ पे केवल इंडिया की ही नहीं, आप वर्ल्ड की टॉप पेंट कंपनीज की अगर बात करें तो आप देखें कि मार्केट कैप ग्रोथ इन 3 इयर्स का यहाँ पे परसेंटेज रिटर्न दिया हुआ है। तो वहां पे पूरे वर्ल्ड के अंदर इसको टक्कर देने वाला, इसकी तरह ग्रोथ दिखाने वाली कोई कंपनी नहीं है। एशियन पेंट्स की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन की ग्रोथ रही है पिछले 3 सालों में, वो करीबन 95% की रही है, और कोई कंपनी इसके आसपास भी नहीं है इन द लास्ट 3 इयर्स। इसके कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेटल फिनिशेस में, वुड फिनिशेस में, इंटीरियर पेंट्स जो हम अपनी बिल्डिंग्स और घर वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, फिर एक्सटीरियर पेंट जो हम घर के बाहर इस्तेमाल करते हैं, जो वेदर प्रूफिंग वगैरह के लिए जो घर में पेंट्स यूज होते हैं, वो एक्सटीरियर पेंट्स में आते हैं। और जो डीआईवाई प्रोडक्ट्स की हम बात कर रहे थे, जो आजकल खास करके कोविड के चलते इन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं जो डीआईवाई प्रोडक्ट्स हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये सारे जो स्प्रेज हैं, फिर पेंट्स हैं, पेंट ब्रशेस हैं, एडिसिव्स हैं, सीलर्स हैं, ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये डीआईवाई कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। एशियन पेंट्स की वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ डीआईवाई प्रोडक्ट्स है। आप इसके बारे में बहुत सारी एड्स भी देखने लगे होंगे आजकल, और मार्केट में आप जब जाते होंगे पेंट शॉप्स में,
तो आपको ये प्रोडक्ट्स आजकल बहुत दिखने लगे होंगे। तो एक अलग सेगमेंट ऑफ मार्केट जो डीआईवाई सेगमेंट है मार्केट का, उसको कैप्चर करने के लिए भी एशियन पेंट्स ने बहुत ही इनोवेटिव सॉल्यूशंस निकाले हैं। तो ये दिखाता है कि कंपनी कितनी अडेप्टेबल है, कितनी इनोवेटिव है और कितनी स्ट्रांग है फंडामेंटली, कि इसके पास कैश फ्लोज इतने तगड़े हैं, इसकी ऑपरेशंस इतनी अच्छी हैं कि they are able to afford changes and they are so nimble, they are so agile in terms of implementing new solutions to keep their growth trajectory going. तो ये बहुत पॉजिटिव इंडिकेशंस होते हैं, ये बहुत ही पॉजिटिव साइंस होते हैं कि कोई कंपनी आगे चल के क्या आपको ग्रोथ दिखा सकती है। तो एशियन पेंट्स इज डेफिनेटली अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट टू बी इन योर पोर्टफोलियो। अगर एशियन पेंट्स के ऑल टाइम रिटर्न्स की बात करें तो आप सिंपली पहले हम रिटर्न से भी पहले एक चीज देखते हैं कि कितनी कंसिस्टेंट इसकी रिटर्न रही है। आप देखिए कि ऑलमोस्ट एचडीएफसी बैंक की अब जब चार्ट देखते हैं तो इस तरह की ग्राफ आपको दिखती है। तो एचडीएफसी बैंक, एशियन पेंट्स, पीडीलाइट, ये सब जो है दे आर इन अ कैटेगरी ऑफ देयर ओन, दे आर इन अ लीग ऑफ देयर ओन। इनके जैसी कंसिस्टेंट रिटर्न्स, कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग बहुत कम स्टॉक्स आपको ऑनेस्टली दिखा पाते हैं। तो वो चीज आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कैसे 21 सालों में इस स्टॉक ने, एशियन पेंट्स के स्टॉक ने आपको करीबन 8000% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिए हैं, जबकि सेक्टर ने दिए हैं 373% के, ऑलमोस्ट 400% के, और निफ्टी ने दिए हैं करीबन 1100% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स। तो यहां पे भी आप देख सकते हैं, जैसा कि हमने टाइटन के स्टॉक के साथ देखा था, निफ्टी और सेक्टर दोनों को ही बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली बीट किया है। 21 सालों में 1 लाख की लमसम इन्वेस्टमेंट को इसने अप्रिशिएट करके कर दिया है करीबन 80 लाख। तो 79.5 लाख, ऑलमोस्ट 80 टाइम्स अब कैपिटल अप्रिशिएशन दी है पिछले 21 सालों में एशियन पेंट्स के स्टॉक में। दोस्तों, हमारा अगला मल्टीबैगर स्टॉक है अपनी बिजनेस सेक्टर में, अपनी बिजनेस सेगमेंट में मोनोपोली क्रिएट करने वाली कंपनी पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। अब इस पाई चार्ट में आप देख सकते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं, उसकी मतलब आप समझ सकते हैं। इसकी मार्केट शेयर आप डिफरेंट सेगमेंट्स में देख सकते हैं। यहाँ पे फेविकॉल, जो इसका सबसे पुराना ब्रांड है, सबसे जाना माना ब्रांड है, उसमें इसकी मार्केट शेयर, यानी कि एडहेसिव्स में इसकी मार्केट शेयर 70% है। जो फेविस्टिक, जो ग्लू स्टिक आती है, उसमें इसका मार्केट शेयर 70% है। फेविक्विक, जो टूटे ऑब्जेक्ट्स की क्विक फिक्स के लिए, उसको स्टिक करने के लिए जो फेविक्विक हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें मार्केट शेयर इसकी 60% है। स्टील ग्रिप, जो इलेक्ट्रिकल टेप्स आती हैं, जो वायरिंग और केबल्स वगैरह में, इलेक्ट्रिकल गुड्स में, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स में हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें इसकी मार्केट शेयर 25% है। डॉक्टर फिक्सिट, जो वाटर प्रूफिंग सॉल्यूशंस होते हैं, बहुत सारे हम अपने घर में या बिल्डिंग्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, विंडोज में इस्तेमाल करते हैं, उसमें इसकी मार्केट शेयर मोर देन 50% है। और एमसील, वो भी वाटर प्रूफिंग सॉल्यूशन है, जो हम क्विक फिक्स के लिए कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते ही हैं एमसील को, उसमें इसकी मार्केट शेयर 60% से ज्यादा है। तो मुझे नहीं लगता कि इस पाई चार्ट को देखने के बाद कुछ ज्यादा कहने की जरूरत है कि किस तरह की मोनोपोली बिजनेस है पीडीलाइट। अपने जिस जिस सेगमेंट में ये है, उसमें इसकी मार्केट शेयर ऑलमोस्ट हर किसी में 50% से ज्यादा है। इसके आप प्रोडक्ट्स बहुत सारे आप देख सकते हैं यहाँ पे, कौन कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं। फेविकॉल तो ऑब्वियसली इसका पहला प्रोडक्ट है जो सबसे ज्यादा हम जिससे अवेयर हैं। फिर वाटर प्रूफिंग सॉल्यूशंस इसके बहुत सारे आते हैं। स्टील ग्रिप जैसे हमने देखा, यहाँ पे भी वही सारे प्रोडक्ट्स आपको दिख जाएंगे। फिर यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज की, अलग अलग इंडस्ट्रीज की जो मार्केट लीडर्स हैं, उनकी यहाँ पे एक लिस्ट बनाई हुई है, एक विजुअल डिस्क्रिप्शन है कि अलग अलग इंडस्ट्री में कौन से मार्केट लीडर्स हैं। उसमें अगर एडहेसिव्स की बात करें तो मोर देन 65% का मार्केट शेयर है, जो हमने यहाँ पे देखा भी 70% का मार्केट शेयर है पीडीलाइट का इन एडहेसिव्स। इसकी अगर टोटल रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें तो 50% रेवेन्यू इसकी फेविकॉल से आती है, एडहेसिव्स से, एडहेसिव्स एंड सीलेंट से। फिर जो डॉक्टर फिक्सिट है, जो वाटर प्रूफिंग सोल्यूशन है, उससे इसकी करीबन 20% की रेवेन्यू आती है। आर्ट मटेरियल, जो इसके मिसलेनियस प्रोडक्ट्स हैं, उससे 12% की। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ये बनाता है, इंडस्ट्रियल रेजन्स बनाता है, ऑलमोस्ट 6% की उससे रेवेन्यू आती है। इंडस्ट्रियल एडिसिव से 6% और ऑर्गेनिक पिगमेंट एंड प्रिपरेशन से 6%। तो आप समझ सकते हैं कि 70 to 75% जो इसकी रेवेन्यू आती है केवल दो प्रोडक्ट से आती है, एडिसिव से और डॉक्टर फिक्सिट जो वाटर प्रूफिंग सोल्यूशन है उससे। अगर हम टोटल इसकी रेवेन्यू की बात करें तो सीएनबी यानी कंज्यूमर एंड बाजार, जो नॉर्मल घरों में इस्तेमाल होते हैं, जो नॉन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, उससे 84% की रेवेन्यू आती है। और जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, इसके इंडस्ट्रियल ऑफरिंग्स हैं, उससे 16% की इसकी रेवेन्यू आती है। तो बहुत ही बेहमौत बिजनेस है, बहुत ही बड़ा बिजनेस है। इंडिया में वन ऑफ द मोनोपोली बिजनेसेस में अगर माना जाएगा तो पीडीलाइट इंडस्ट्रीज को एक मोनोपोली बिजनेस आप मान सकते हैं एक तरीके से। अगर इसके हिस्टोरिकल प्राइस परफॉर्मेंस की बात करें तो 21 सालों की अपनी स्टॉक मार्केट हिस्ट्री में पीडीलाइट इंडस्ट्रीज के स्टॉक ने आपको करीबन 10,500% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिए,
जबकि सेक्टर ने 381%, ऑलमोस्ट 400% के, और निफ्टी ने करीबन 1100% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिए। तो निफ्टी और सेक्टर दोनों को ही बहुत ही हैंडसमली बीट किया है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। निफ्टी से करीबन 10 टाइम्स का रिटर्न दिया है। 21 साल पहले आपने अगर इसमें 1 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज उसकी वैल्यू अप्रिशिएट होके हो गई होती 1.1 करोड़। तो ऑलमोस्ट 110 टाइम्स, 110 टाइम्स अप्रिशिएट किया आपकी इनिशियल कैपिटल को 21 सालों में पिडिलाइट के स्टॉक ने। तो बहुत ही धाकड़ स्टॉक है। आप इसकी प्राइस परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि कितनी सस्टेन्ड इसकी परफॉर्मेंस रहती है। हर साल हर क्वार्टर ये चर्न करता है प्रॉफिट्स, और आपको इसकी स्टॉक परफॉर्मेंस में ये बात दिख जाएगी। दोस्तों, हमारी लिस्ट का आखिरी मल्टी बैगर स्टॉक एक स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन उतनी ही धाकड़ कंपनी, अपने सेक्टर की मार्केट लीडर, इंडिया में 80% मार्केट शेयर कैप्चर करने वाली, उतनी ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, उतनी ही मोटेड बिजनेस है जैसा हमने पहले के 9 स्टॉक्स में देखा। भले ही ये कंपनी साइज में स्मॉल हो, साइज में छोटी हो, स्मॉल कैप कंपनी हो, बट अपनी बिजनेस सेगमेंट में इंडिया के अंदर 80% मार्केट शेयर कैप्चर करने वाली कंपनी है जीएमएम फॉडलर। और जीएमएम फॉडलर रिसेंट टाइम्स में इतना ज्यादा अटेंशन का कैंडिडेट रहा है, इतना ज्यादा अटेंशन और इतनी ज्यादा डिस्कशन हुई है उसके ऊपर कि एक तो ये बहुत ही साउंड फंडामेंटल्स वाला स्टॉक है, तो उसको इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड किया। साथ ही साथ मुझे लगा कि ये जो सारी गर्मा गर्मी हुई है और ये जो सारी शंकाएं पैदा की गई हैं जीएमएम फॉडलर के ऊपर, उन सारी चीजों के बारे में भी एक ब्रीफ डिस्कशन में करना चाहता था, इसलिए मैंने इस स्टॉक को यहाँ पे डिस्कस किया है। क्योंकि एनीवे एक बहुत ही साउंड फंडामेंटल वाली कंपनी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनी है। इसके जो प्रोमोटर्स हैं बहुत ही ड्रिवन हैं, बहुत ही ऑनेस्ट हैं। उनकी जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसमें कोई इशू नहीं है। जब ये बहुत सारी एलिगेशंस उन पे लगाई गई कि जो ओएफएस में इतना स्टीप डिस्काउंट क्यों दिया गया, तो उसके बाद उन्होंने बहुत सारे न्यूज चैनल्स और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे आके अपनी इंटरव्यूज दी। सारी जो क्वेश्चंस थी, सारी एलिगेशंस थी, उन सारों का उन्होंने जवाब दिया और बहुत ही फ्रैंकली ऑनेस्ट जवाब दिया। और यहाँ तक कि अपनी कंपनी के फ्यूचर के बारे में भी बात करी कि आगे की उनकी क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आगे के उनके क्या व्यू है अबाउट द कंपनीज ग्रोथ। तो उन सारे इंटरव्यूज को आप देख सकते हैं, बहुत सारी आपको मिल जाएंगी। आप जीएमएम फॉडलर यूट्यूब पर सर्च करें और आपके बहुत सारे इंटरव्यूज मिल जाएंगे। इसके जो एमडी हैं, जो डायरेक्टर हैं तारक पटेल जी, उन्होंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे आके हिंदी और इंग्लिश दोनों में इंटरव्यूज दिए हैं। आप जिसमें भी आपको प्रेफरेंस हो आप उसकी इंटरव्यूज देख सकते हैं, ताकि आपको थोड़ी कन्विक्शन डेवलप हो, थोड़ी राहत मिले, थोड़ी कंफर्ट हो कि जो ओएफएस आया है उसमें डीप डिस्काउंट क्यों दिया गया। और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस कंपनी में तो अभी भी आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट क्यों हो सकता है। तो ये तो हमने चर्चा कर ली जो रिसेंट न्यूज आई, जो रिसेंट डेवलपमेंट्स आई उसकी। लेकिन एनीवे हम स्टॉक के बारे में अगर बात करें तो जीएमएम फॉडलर केवल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को ही नहीं बल्कि केमिकल इंडस्ट्री को भी केटर करता है, क्योंकि ये ग्लास लाइंड इक्विपमेंट जिसे जीएलई कहा जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जीएलई। तो जीएलई का मतलब होता है ग्लास लाइंड इक्विपमेंट, जो कंटेनर्स होते हैं जिसमें मैन्युफैक्चर की जाती हैं फार्मास्यूटिकल मेडिसिन प्रोडक्ट्स और केमिकल्स भी। तो वो सारे जो कंटेनर्स हैं वो आयरन या किसी मेटल के नहीं हो सकते, कॉपर सिल्वर के नहीं हो सकते। उसके लिए जो एक लाइनिंग होती है, उन कंटेनर्स को ग्लास से लाइन किया जाता है। तो इंडिया की लीडिंग मार्केट प्लेयर है इन टर्म्स ऑफ ग्लास लाइन इक्विपमेंट जीएमएम फॉडलर। और जीएमएम फॉडलर एक्चुअली एक जॉइंट वेंचर है। हमने पहले की भी 1-2 वीडियोस में जीएम फॉडलर की डिस्कशन की हुई है, जब हम वीकली एक संडे की रात को वीडियो बनाते हैं और उसमें देखते हैं कि इस वीक में कौन कौन से स्टॉक्स अच्छी प्राइस लेवल्स पे आपको मिल रहे हैं, उसकी डिस्कशन करते हैं। तो उसमें हमने 1-2 बार जीएमएम फॉडलर की डिस्कशन की हुई है। तो हमने उन वीडियोस में भी डिस्कशन की थी कि इंडिया का लीडिंग मार्केट प्लेयर है ग्लास लाइन इक्विपमेंट सेक्टर में, और अभी इसकी जो मार्केट शेयर है वो करीबन 55-56% के आसपास है ग्लास लाइन इक्विपमेंट्स में। लेकिन अभी रिसेंटली इसने डी डेट्रिस, जो कि फ्रांस की एक कंपनी थी जो इसकी कॉम्पिटिटर थी इंडिया में, उसको अक्वायर कर लिया है, उसको अपने अंदर ले लिया है। तो उसकी भी जो मार्केट शेयर थी वो भी अब जीएमएम फॉडलर के पास आ जाएगी। तो ये जो मार्केट शेयर है, इंडियन मार्केट शेयर, वो करीबन 80% तक पहुंच जाएगा विद इन 6 months, विद इन अ ईयर्स टाइम। तो आप समझ सकते हैं कि किसी एक कंपनी के पास, और वो कंपनी अगर साउंड फंडामेंटल्स वाली हो, उसके पास 80% मार्केट शेयर हो किसी इंडस्ट्री में, और वो इंडस्ट्री एक बहुत ही एसेंशियल इंडस्ट्री हो। ये जो ग्लास लाइन इक्विपमेंट्स हैं ये बहुत ही एसेंशियल प्रोडक्ट हैं फार्मा इंडस्ट्री और केमिकल इंडस्ट्री के लिए। तो इसकी रिक्वायरमेंट फ्यूचर में कहीं नहीं जाने वाली है, इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। और एक्चुअली अभी जो रिसेंट पुश है कि हमारी जो आत्मनिर्भर भारत होनी चाहिए, हमारी जो सारी डिपेंडेंसी है चाइना वगैरह पे, उससे उसको खत्म करना चाहिए। तो इसकी जो पुश है, एक और पॉजिटिव पुश आएगी, एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स डेवलप हुए हैं, जिसके कारण की इसकी डिमांड और बढ़ने ही वाली है, कम नहीं होने वाली, एटलीस्ट फॉर द मीडियम टर्म। तो जीएमएम फॉडलर एक जॉइंट वेंचर है। जीएमएम जो कि इंडिया की कंपनी थी गुजरात मशीन मैन्युफैक्चरर्स,
और फॉडलर अमेरिका की कंपनी है जो ग्लास लाइन इक्विपमेंट बनाती थी, उनका एक जॉइंट वेंचर है। और जीएमएम फॉडलर ने एक्चुअली अब फॉडलर के भी कुछ स्टेक को ले लिया है। तो जीएमएम फॉडलर की बिजनेस अब केवल इंडिया में ही नहीं बल्कि ये इसको एक्सपैंड करने वाले हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। तो फॉडलर की जहां पे भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, जहां पे भी प्रोडक्शन प्लांट्स थे, वहां पे अब जीएमएम फॉडलर प्रोडक्शन करेगी और अपनी बिजनेस को ऑल ओवर द वर्ल्ड बढ़ाएगी। इसलिए उन्होंने स्टेक सेल किया था और ओएफएस के जरिए बहुत सारे इन्वेस्टर्स को उन्होंने स्टेक सेल किया था। तो ये सारी चर्चा हमने थोड़ी लंबी कर ली यहाँ पे, ताकि आपकी जो कन्विक्शन है वो थोड़ी और स्ट्रांग हो सके, आप समझ सके कि इस कंपनी के फंडामेंटल्स क्या हैं, अभी प्रेजेंट और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, और आप उसी हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट कन्विक्शन को डेवलप कर सकें फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जीएमएम फॉडलर की जो लिस्टिंग हुई है वो 2018 के मिड में कभी हुई थी, 2018 के स्टार्ट में, तो बहुत लंबी प्राइस हिस्ट्री इसकी नहीं है। पर इस 2 सालों का जो टाइम पीरियड रहा है उसके बीच में इसने करीबन आपको 254% के शानदार रिटर्न दिए हैं। एक्चुअली ये स्टॉक काफी ऊपर चला गया था, फिर इसमें ओएफएस की जब न्यूज आई तो इसमें सर्किट लगने लगे, लोअर सर्किट दिन ब दिन कभी 10% 5% के हिसाब से, और अभी ये स्टॉक काफी नीचे आ गया है, 3000 से 4000 के बीच में अभी ट्रेड हो रहा है। तो 2 सालों के भीतर इसने आपको 254% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिए हैं, जबकि सेक्टर और निफ्टी दोनों ही नेगेटिव रहा है 2 सालों में। आप यहाँ पे चार्ट पे देख सकते हैं, निफ्टी रेड में है और सेक्टर ऑरेंज में है। इन दोनों ने ही नेगेटिव रिटर्न्स आपको दिए हैं, जबकि ये स्टॉक ने आपको शानदार पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। 2 सालों में आपकी 1 लाख की लमसम इन्वेस्टमेंट को कर दिया है करीबन 3.5 लाख। तो 2 सालों के भीतर आपकी कैपिटल अप्रिशिएट हो गई है करीबन 3.5 टाइम्स। तो ये आपको बहुत लंबी पर्सपेक्टिव तो नहीं दे रहा है, क्योंकि बहुत ही रिसेंट लिस्टिंग है इस कंपनी की, अभी भी एक रिलेटिवली स्मॉल कंपनी है, स्मॉल कैप स्टॉक है, लेकिन जिस सेगमेंट को ये केटर करता है उसमें मार्केट लीडर है। तो इसलिए आपको ऐसे स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए, वो मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो या लार्ज कैप हो, आपको मतलब नहीं है उससे। अपने सेक्टर में जो मार्केट लीडर्स हैं, लो डेट कंपनीज हैं, जिसकी रिटर्न रेशियोज अच्छे हैं, जिसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, जिसकी गवर्नेंस अच्छी है, जिसके प्रोमोटर्स की होल्डिंग अच्छी है, जिसके प्रोमोटर्स ड्रिवन हैं और ऑनेस्ट हैं, तो ऐसी कंपनीज पे आपको कंसिडर करना चाहिए इन्वेस्टमेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो जीएमएम फॉडलर को आप जरूर कंसिडर कर सकते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट। अभी भी मेरी राय ये है, डिस्पाइट ऑल द नेगेटिविटी, डिस्पाइट ऑल द कमोशन इन द मार्केट, मेरी व्यू यही है कि आप उन सारे इंटरव्यूज को देखें, उन सारे न्यूज को देखें, आप कंपनी के बारे में पता करें, समझें कि ये जो सारे जो एक्टिविटीज हुई हैं वो क्यों हुई हैं और उसके फ्यूचर इंप्लीकेशंस क्या होंगे। इन सारों को जब आप समझ जाएं और आप तब भी आप कन्विंस्ड हो, अगर आपको तब भी लगता है कि हाँ इस कंपनी में फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स अभी भी अच्छे दिख रहे हैं, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरी उम्मीद है कि आप इन सारी कंपनीज पर और रिसर्च करेंगे और भी कोई कंपनीज हैं वो हमें सजेस्ट करेंगे ताकि हम उन पे रिसर्च कर पाए। और मेरी आशा है कि दिवाली के इस पावन पर्व में आप ऐसी कंपनीज में, ऐसी स्ट्रॉन्ग कंपनीज में इन्वेस्ट करके अपने वेल्थ क्रिएशन की जर्नी को स्टार्ट कर पाएंगे। और अगर आपने जर्नी स्टार्ट ऑलरेडी की हुई है तो आप उस जर्नी में और प्रॉस्पर करें, यही मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, यही मेरी विश है हमारे सारे इन्वेस्टर कम्युनिटी के लिए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली वीडियोस में हम म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टिंग, एसेट एलोकेशन और डायरेक्ट स्टॉक से रिलेटेड कई सारे एनालिसिस करेंगे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। अगर आज की वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।